डेट आज 22 अप्रैल 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2023। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी, जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी, एसए के पेपर में भी आप इसका डेटा यूज कर सकते हो। कौन जारी करता है इस रिपोर्ट को, याद रखना है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। इस रिपोर्ट में क्या कहा है? इस रिपोर्ट में कहा है कि बहुत सारी जानों को, लाइव्स को बचाया जा सकता है, लाइवलीहुड सिक्योर की जा सकती है, मनी बचाई जा सकती है अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम पे ध्यान दिया जाए। यानी कि पहले से पहले चेतावनी दे दी जाए कि फूड इनसिक्योरिटी होने वाली है, खाने की कमी होने वाली है इस एरियाज में। तो अगर ये अर्ली वार्निंग सिस्टम होंगे तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। ये जो है रिपोर्ट मेजरली फोकस करती है फूड सिस्टम पे, और फूड सिस्टम के लिए 3 की एरियाज पे ये फोकस करती है। 3 मेन एरियाज हैं जिस पे ये फोकस करती है। पहला है क्राइसिस प्रिडिक्शन एंड प्रिपरेशन। देखो जो ये 3 की एरियाज हैं इस रिपोर्ट के, ये आप देखो एसए के टॉपिक में या फूड इनसिक्योरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, खाद्य सुरक्षा या खाद्य असुरक्षा से कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, और आता ही है देखो जीएस पेपर 3 में, इकोनॉमी के पेपर में पूछा जाता है, तो वहां पे आप ये की एरियाज यूज कर सकते हो लिखने में, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो इसके 3 फोकस एरियाज हैं। पहला है क्राइसिस प्रिडिक्शन एंड प्रिपरेशन, यानी कि संकट जो आ रहा है, क्राइसिस का मतलब संकट है जो, उसका प्रिडिक्शन करना। प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी करना पहले से ही, मतलब कोई एरियाज में खाद्य असुरक्षा होने वाली है, फूड की कमी होने वाली है, तो उसको पहले से ही आप जांच लो, इमेजिन करो कि यहाँ पे खाद्य असुरक्षा हो सकती है, और फिर उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। नेक्स्ट है बिल्डिंग रेजिलियंस बिफोर एंड ड्यूरिंग क्राइसिस। संकट के दौरान और संकट से पहले अपने आप को रेजिलियंस बना लो, फ्लेक्सिबल बना लो। मेकिंग क्राइसिस रेस्पॉन्सिव, सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव ऑफ वुमेन, फोर्स्ड माइग्रेंट्स एंड अदर वनरेबल ग्रुप। देखो संकट आने वाला, तो संकट में सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं महिलाएं, जो फोर्स्ड माइग्रेंट यानी कि कुछ लोग पलायन कर जाते हैं, वंचित तबके से जो लोग आते हैं, गरीब लोग, तो इनके लिए पहले से ही तैयार रहो। तो ये हैं 3 फोकस एरिया इस रिपोर्ट के। ये रिपोर्ट देखो एग्री फूड के लिए एडवोकेट करती है, एग्री फूड वैल्यू चेन है जो उसको सपोर्ट करती है, एडवोकेट का मतलब सपोर्ट करना, और लाइवलीहुड को सपोर्ट करती है, फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट करती है। संकट के दौरान में फूड सिक्योरिटी हो, सबके लिए खाद्य की जो सुरक्षा है वो उपलब्ध हो। ये गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कि किस तरह से मेंटेन किया जाए ताकि टेक्निकल और फाइनेंशियल इनोवेशन के थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सके फूड सिक्योरिटी में। तो अब जान लेते हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में जिसने रिपोर्ट जारी की है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 1975 में बनाया गया था। ये एक रिसर्च बेस्ड पॉलिसी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये रिसर्च करता रहता है कि किस तरह से पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए, गरीबी को घटाया जाए, हंगर को एंड किया जाए, भूखमरी को खत्म किया जाए, और माल न्यूट्रिशन को खत्म किया जाए। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषणता को खत्म किया जाए डेवलपिंग कंट्रीज में, विकासशील देशों में। तो ये इसके लक्ष्य हैं, टारगेट है। हेडक्वार्टर कहाँ है इस इंस्टीट्यूट का? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की जो कैपिटल है, राजधानी, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। ये देखो रिसर्च सेंटर है, इफ्री है जो रिसर्च सेंटर है, किसका? ये CGIAR का, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। देखो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ये इंस्टीट्यूट है, ये वाला सेंटर है जो एग्रीकल्चर के लिए इनोवेशन करता रहता है, और उसी का ये एक सेंटर है, ये इफ्री। इसके जो 5 स्ट्रेटजिक रिसर्च एरियाज हैं जिन पे ये रिसर्च करता रहता है, 5 एरिया हैं इस इफ्री के। कौन कौन से? पहला है फोस्टरिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फूड सप्लाई। देखो फूड सिक्योरिटी से आता है ये 5 जो फोकस एरियाज हैं इसके, जिन पे रिसर्च करता है। ये एरिया आप लिख सकते हो अपने क्वेश्चन में। पहला है फोस्टरिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फूड सप्लाई, यानी कि क्लाइमेट के हिसाब से, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके साथ हम फ्लेक्सिबल बने, अडेप्टेबल बने। और फूड सप्लाई है जो खाद्य सुरक्षा है, फूड सप्लाई है, फूड खाद्य आपूर्ति बोल सकते हो हिंदी में, उसको सस्टेनेबल बनाएं। प्रमोट हेल्दी डाइट्स एंड न्यूट्रिशन फॉर ऑल, जो हेल्दी डाइट है उसको प्रमोट किया जाए और सबके लिए न्यूट्रिशन हो।
नेक्स्ट है बिल्डिंग इंक्लूसिव एंड एफिशिएंट मार्केट्स, ट्रेड सिस्टम एंड फूड इंडस्ट्री। समावेशी मार्केट हो, एफिशिएंट मार्केट हो सबके लिए, और ट्रेड सिस्टम भी इंक्लूसिव हो, फूड इंडस्ट्री इंक्लूसिव हो। ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमीज, कृषि क्षेत्र को ट्रांसफॉर्म किया जाए, रूरल इकोनॉमीज को ट्रांसफॉर्म किया जाए, और इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए, गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया जाए। ये 5 एरियाज है जिन पे ये रिसर्च करता है। नेक्स्ट टॉपिक है साथी पोर्टल। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। देखो किसने लॉन्च किया पोर्टल, आपको ये याद रखना, और टारगेट क्या है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है जो हमारी, पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, सारथी पोर्टल को। एक इंटरनेट पे साइट भी है और एक मोबाइल ऐप भी है, साथी नाम से लॉन्च किया अभी। साथी, इसमें काम क्या होगा, देखो साथी की फुल फॉर्म है द सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। ये एक ऑनलाइन पोर्टल होगा, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम, जो सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ सीड आइडेंटिफिकेशन, सीड सर्टिफिकेशन पे काम करेगा। यानी कि देखो जो बीज हैं फसलों के, वो किस तरह से प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, सीड की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन कहाँ से मिलता है, ये सब के बारे में यहाँ जानकारी मिलेगी। किसने बनाया है सारथी पोर्टल, ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसने बनाया है ये पोर्टल, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर ने कोलैबोरेट किया है इसको बनाने में, डेवलप करने में। ये वेलफेयर की थीम क्या है, उत्तम बीज समृद्ध किसान, ये इसकी थीम है। इसमें देखो एक क्यूआर कोड होगा इस मोबाइल एप्लीकेशन में या पोर्टल में, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके जानकारी ली जा सकती है अपने मोबाइल पे। ये क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम है, यानी कि एक सीड की अच्छी बेटर क्वालिटी यहाँ पे उपलब्ध होगी, और ये सिस्टम में 7 इंटीग्रेटेड सीड चेन होगी, मतलब सारी जानकारी मिलेगी बीज की। बीज की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कौन है, मतलब कौन सा सेंटर है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में रिसर्च किया, मतलब बीज के बारे में जिसने रिसर्च की है। सीड सर्टिफिकेशन, कौन सा इंस्टीट्यूट है या सेंटर है जिसको सर्टिफाई किया है, सर्टिफिकेट दिया है कि ये बीज सही है। सीड की लाइसेंसिंग, लाइसेंस किसने दिया है कि इसको सीड को बेचा जा सकता है हमारे इंडिया में। सीड का कैटलॉग, कौन कौन सी वैरायटी के सीड उपलब्ध हैं, ये सारी जानकारी। डीलर टू फार्मर सेल्स, कौन सा डीलर है जो किसानों को बेच रहा है, ये सारी जानकारी होगी। फार्मर का रजिस्ट्रेशन, कौन कौन से किसानों ने रजिस्टर करा रखा है इस सारथी पोर्टल पे। सीड डीबीटी, जो किसानों ने रजिस्टर करा रखा है उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। ये सारी जानकारी उपलब्ध होगी सारथी पोर्टल पे। तो सीड हैं जो वैलिड सर्टिफिकेशन के साथ यहाँ पे बेचे जा सकेंगे। लाइसेंस्ड डीलर होंगे, मतलब वही डीलर होंगे जिनको लाइसेंस मिला है और वो क्वालिटी के सीड बेच सकेंगे, फर्जी सीड नहीं बेचेंगे किसानों को। और रजिस्टर्ड किसानों को उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली सब्सिडी दे दी जाएगी गवर्नमेंट द्वारा, सब्सिडी मतलब सहायता दी जाएगी, पैसे भेज दिए जाएंगे। ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर क्या है जिसने इस साथी पोर्टल को बनाया है, ये देखो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हल देता है, सॉल्यूशन देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। 1976 में इसको बनाया गया था। किसके अंडर काम करता है ये सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मंत्रालय आपको याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है गर्भइनी प्रोग्राम। रिसेंटली देखो इंडियन साइंटिस्ट हैं कुछ जो इस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, उन्होंने 19 एसएनपी को आइडेंटिफाई किया है। एसएनपी क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या होते हैं बाद में जानेंगे हम, इन्हें जेनेटिक मार्कर भी बोल सकते हैं। मतलब इसमें क्या है, जीन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, किसी आदमी के जीन के बारे में इंफॉर्मेशन, और जीन के बारे में इंफॉर्मेशन होना, उसके बारे में पूरी जानकारी, मतलब किस तरह से उसको डिसीज होती हैं, किस तरह से डिसीज ठीक की जा सकती है, मतलब बीमारी ठीक की जा सकती है, जीन में क्या चेंज हो रहा है, क्या वेरिएशन हो रहा है, ये सारी जानकारी होती है इसमें जीन मार्कर या जेनेटिक मार्कर में, या इसको बोल सकते हो आप सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये देखो प्री टर्म या प्री मैच्योर बर्थ से एसोसिएटेड है। प्री टर्म या प्री मैच्योर बर्थ क्या होता है, देखो जनरली बच्चा 9 महीने में जन्म लेता है या 37 वीक गर्भ में
37 हफ्ते तक रहता है। 37 हफ्ते के बाद बाहर आ जाता है, जन्म ले लेता है। लेकिन अगर 37 हफ्ते से पहले अगर वो जन्म ले ले तो इसे बोलते हैं प्री मैच्योर बर्थ, यानी कि मैच्योरिटी से पहले जन्म हो गया बच्चे का, प्री टर्म या प्री मैच्योर बर्थ। तो ये जो प्रोग्राम है ये देखो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट करता है, यानी कि जब बच्चे का 37 हफ्ते से पहले जन्म हो जाता है, प्री मैच्योर बर्थ, तो उस पर क्या है, बच्चे के जीने के चांस जो होते हैं बहुत कम होते हैं, हो सकता है बच्चा मर जाए, और माता की जो हेल्थ है उसको भी प्रभाव पड़ता, हो सकता है माता का भी वहाँ पे मृत्यु हो जाए। तो इस जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को सिक्योर करने के लिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ये जो इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर है, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। ये प्रोग्राम को लीड कर रहा है एक इंस्टीट्यूट है, फरीदाबाद में बना हुआ है इंस्टीट्यूट, ये हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद, वहाँ पे है ये ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट इसका नेतृत्व कर रहा है इस प्रोग्राम का। ये देखो इससे पहले एक मिशन चला रखा है, अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन। ये मिशन नेशनली रिलेवेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन इसके अंडरटेकिंग है, ये इसका मिशन है, अंडरटेकिंग नेशनली रिलेवेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन, इसका ही पार्ट है ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अब पढ़ लेते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है इस प्रोग्राम के अंदर। ये जो है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या SNP, ये देखो जेनेटिक वेरिएशन जो होता रहता है ना पीपल में, देखो जब भी विकास हो रहा होता है बच्चे से किशोर, किशोर से जवान, जवान से बुढ़ापा, तो हर एक आदमी हो या औरत हो उसके जीन में चेंज होते रहते हैं, जीन में वेरिएशन होता रहता है। उसमें वेरिएशन जो होता है ना, उस वेरिएशन को नाम दिया गया है। उस वेरिएशन में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, चेंज होते हैं, उसमें से एक चेंज है SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि एक चेंज है, वेरिएशन है किसमें, जीन में, जेनेटिक वेरिएशन में। तो ये जो SNP है ये रिप्रेजेंट करता है कि सिंगल DNA बिल्डिंग ब्लॉक है उसमें क्या डिफरेंस है, और उसको बोलते हैं सिंगल DNA बिल्डिंग ब्लॉक को न्यूक्लियोटाइड। सिंगल DNA बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब देखो DNA में ये होते हैं जैसे साइटोसाइन या थाइमीन, तो ये है न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या है, SNP है जो रिप्लेस कर सकता है। SNP क्या है, जीन में चेंज, वेरिएशन। जब SNP होता है तो ये देखो न्यूक्लियोटाइड है जो सिंगल DNA बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि न्यूक्लियोटाइड है जो जैसे साइटोसिन, इसको चेंज कर सकता है किसमें, न्यूक्लियोटाइड थाइमिन से में रिप्लेस कर सकता है इसको, मतलब इससे रिप्लेस कर सकता है। मोस्ट कॉमनली देखो ये DNA जीन्स के बीच में पाए जाते हैं और इनमें चेंज होता रहता है, वेरिएशन होता रहता है। तो इसके सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या होंगे जो ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं SNP को, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। देखो इससे इंडिविजुअल के बारे में जानकारी मिल सकेगी, सर्टेन ड्रग बनाई जा सकेंगी, यानी कि उसकी बीमारी के लिए दवाई बनाई जा सकेंगी, किस एनवायरनमेंट में कोई पीपल किस तरह से अडेप्टेबल होता है ये जान सकेंगे, टॉक्सिन के बारे में जान सकेंगे, डिसीज बीमारी कौन सी बीमारी से उसको रिस्क है, जेनेटिक वेरिएशन होने के कारण कौन सी बीमारी उसे हो सकती है, या माता पिता से कौन सी बीमारी आ सकती है, या उसके बच्चों में कौन सी बीमारी जा सकती है, इनके बारे में जानकारी। ये देखो एक तरह से बायोलॉजिकल मार्कर की तरह एक्ट करता है SNP, यानी कि कौन सा जीन कहाँ पे लोकेट है उसके बारे में जानकारी, और कौन से जीन की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, डिसीज हो सकती है, उसके बारे में जानकारी इसमें होती है। अब जान लेते हैं प्री टर्म बर्थ या प्री मैच्योर बर्थ के बारे में। हमने जैसा ऊपर जाना, ये देखो 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है गेस्टेशन एज की वजह से। गेस्टेशनल एज का मतलब होता है जब गर्भ का पीरियड होता है ना, जो गर्भ का पीरियड उसे बोलते हैं गेस्टेशनल पीरियड या गेस्टेशनल एज। जब बच्चा 37 हफ्ते में जन्म लेता है तो उसको बोलते हैं मैच्योर बर्थ हुआ है, मैच्योर, या फिर नॉर्मल बर्थ हुआ है बच्चे का। अगर 37 हफ्ते से पहले बच्चे का जन्म हो जाए और बच्चा जीवित है तो उसको बोलते हैं 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला है एक्सट्रीमली प्रीटर्म, अगर बच्चे का 28 हफ्ते से पहले जन्म हो जाए तो एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर, प्रीटर्म या प्रीमेच्योर। वेरी प्रीटर्म 28 से 32 हफ्ते के बीच में बच्चे का जन्म हो, और मॉडरेट या मॉडरेट टू लेट प्रीटर्म बोलते हैं 32 से 37 हफ्ते में बच्चे का जन्म हो तो, और 37 हफ्ते में जन्म हो तो उसे बोलते हैं मैच्योर या फिर नॉर्मल। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है कामाख्या टेम्पल, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली,
और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए। देखो रिसेंटली यहाँ पे कॉरिडोर बनाया जा रहा है असम गवर्नमेंट के द्वारा। कॉरिडोर मतलब कुछ डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे, रोड वगैरह, ड्रिंकिंग फैसिलिटी मंदिर के अराउंड। तो प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया असम के इस इनिशिएटिव को। तो कामाख्या टेम्पल के बारे में हमें डिटेल में जानना है इसमें। ये देख सकते हो आप, ये है कामाख्या टेम्पल, और जो आप देख रहे हो गुम्बद सा, इसको डोम बोलते हैं, डोम। ये बड़ा डोम, ये छोटे छोटे डोम है, ये एक बड़ा डोम, उसके चारों ओर ये 4 डोम बने हुए हैं। टोटल यहाँ 5 डोम इसमें, और जो ये बने हुए हैं इस डोम के जो मेन डोम है, DOME, जो मेन डोम है गुम्बद है, उसके नीचे बना होता है गर्भगृह, जहाँ पे जो मेन यहाँ पे गॉड लॉर्ड हैं, मेन गॉड हैं, जो यहाँ पे लॉर्ड या गॉड बोल सकते हो आप, भगवान है मेन, यहाँ पे उसकी मूर्ति रखी होती है, उसकी पूजा होती है। तो ये कामाख्या टेम्पल है जो, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? असम में। नीलाचल हिल है, गुवाहाटी में है, नीलाचल हिल, नीलाचल की पहाड़ियों पे ये बना हुआ है। और यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास नीलाचल हिल पे बना हुआ है। तो लोकेशन आपको याद रखनी है। ये वन ऑफ द मोस्ट पवित्र सेंटर है किसका? तांत्रिक प्रैक्टिस की जाती है यहाँ पे। और देखो इंडिया में 51 शक्तिपीठ हैं जो बहुत ही पुराने हैं। मंदिर है, मंदिरों का नाम है शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ। उनमें से एक ये कामाख्या टेम्पल भी समझा जाता है शक्तिपीठ। टेम्पल का आर्किटेक्चर क्या है? देखो 2 स्टाइल है इसमें जो मिक्स हैं। पहला है ट्रेडिशनल नागर स्टाइल, नागर स्टाइल को नॉर्थ इंडियन स्टाइल भी बोलते हैं। देखो जनरली जो मंदिर बनते हैं नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, उनको बोलते हैं नागर स्टाइल या नॉर्थ इंडियन स्टाइल। और साउथ इंडिया में बनते हैं जो, उनको बोलते हैं साउथ इंडियन स्टाइल या द्रविड़ स्टाइल के मंदिर। और देखो उड़ीसा में अलग अलग टाइप के बनते हैं, एक मंदिर बनते थे पहले, अब भी जो हैं वो बने हुए हैं। जैसे जगन्नाथ का मंदिर है, ये पुरी का मंदिर जो, तो ये जो मंदिर हैं ये इनका अलग स्टाइल है। ये कालिंगा स्टाइल के मंदिर बोलते हैं या देवला स्टाइल के मंदिर बोलते हैं इन्हें, इनमें भी कुछ मिक्सचर होता है। तो जो बनने का स्टाइल है, स्टाइल के नाम पे जाना जाता है। तो ये जो कामाख्या टेम्पल है इसमें नागर स्टाइल के भी कुछ देखने को मिलते हैं स्टाइल, और सारसैनिक स्टाइल के, सारसैनिक बोलते हैं मुगल स्टाइल के जो आर्किटेक्चर बने होते हैं उन्हें बोलते हैं सारसैनिक स्टाइल। तो दोनों का मिक्सचर है, सारसैनिक और नॉर्थ इंडियन या नागर स्टाइल का मिक्सचर है दोनों का। या इन्हें क्योंकि नीलाचल हिल पे बने हुए इसलिए नीलाचल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। ये देखो असम में इकलौते टेम्पल है जो ये कामाख्या टेम्पल है जो फुली डेवलप्ड ग्राउंड प्लान है, जिसमें इसमें देखो 5 चैम्बर बने हुए हैं। एक है गर्भगृह जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है, इंग्लिश में बोलते हैं सेंचुरी। एक है अंतराल, वेस्टिबल बोलते हैं इंग्लिश में। एक है जगन मोहन, ये प्रिंसिपल चैम्बर है, मतलब एक हॉल सा बना हुआ है। एक है भोग मंदिर, ये रिचुअल चैम्बर है, फिर यहाँ पे रीति रिवाज और परफॉर्म किए जाते हैं। एक है नट मंदिर या ओपेरा हॉल बोलते हैं, यहाँ पे ना ट्रेडिशनल डांस होता है इस मंदिर में, डांस म्यूजिक जो भगवान के लिए स्पिरिचुअल डांस होता है वो होता है यहाँ पे नट मंदिर। और देखो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें डिफरेंट चैम्बर बने हुए हैं। और मेनली देखो इतनी सारी डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जानना है जो भोग मंदिर है यहाँ पे उसको पंचरत्न भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 5 डोम बने हुए हैं। ये देखो भोग मंदिर हमने ऊपर देखा था, ये मिटा लेता हूं मैं इसको। ये जो भोग मंदिर है ये वाला पार्ट है भोग मंदिर, इसमें देखो 5 डोम बने हुए हैं, पंचरत्न इसलिए बोलते हैं। पहला देखो ये डोम 1 2 3 4 और एक छुपा हुआ है इधर साइड, तो ये 5 डोम, इसलिए पंचरत्न भी बोलते हैं इस भोग मंदिर को। ये याद रखना बस आपको इसमें। और देखो ये जो है मंदिर, यहाँ पे अंबुबाची मेला भी लगता है, अंबुबाची मेला। क्योंकि अंबुबाची मेला इसलिए लगता है, जो ये कामाख्या टेम्पल है ये देखो कामाख्या देवी के नाम पे बना हुआ है। कामाख्या गॉडेस हैं, देवी हैं। जो मेन ये टेम्पल है किसके लिए डेडिकेटेड है? कामाख्या देवी के लिए। और कामाख्या देवी के साल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उस समय पे हर साल अंबुबाची मेला मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसए के टॉपिक में यूज किया जा सकता है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी। देखो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद इंडिया तीसरे नंबर पे आ गया है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न देखो कंपनियों को बोलते हैं, कौन सी कंपनी होती है जानेंगे। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स
हुरुन हुरुन ने जारी की है। हुरुन एक रिसर्च एजेंसी है, चाइना की है, इसके बारे में भी लास्ट में जानेंगे। पहले इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं क्या कहा है। इंडिया में देखो टोटल 68 यूनिकॉर्न हो गई हैं। 14 ना पेंडेमिक के टाइम में नई यूनिकॉर्न आई है, जब ये कोरोना टाइम में 14 नई यूनिकॉर्न बन गई हैं। यूएसए में 666, चाइना में 316 और तीसरे नंबर पे इंडिया 68। टॉप मोस्ट यूनिकॉर्न कौन सी है इंडिया की? बाइजू। बाइजू के बारे में आप जानते हो, एजुकेशनल, ये एक कंपनी है, ये बहुत सारे क्षेत्र में काम करती है। आईएएस की कोचिंग भी देती है, ये आईआईटी की कोचिंग भी देती है, हर फील्ड में काम करता है ये बाइजू। $22 बिलियन का इसका टोटल है, मतलब टोटल नेटवर्थ। स्विगी है और Dream11, ये टॉप 3 जो हैं यूनिकॉर्न जो बनी है अभी। ऑफशोर यूनिकॉर्न है इंडिया में 70, ये चाइना से ज़्यादा हैं, चाइना में 32 हैं। अच्छा, यूनिकॉर्न होती क्या है ये जान लेते हैं। देखो 2000 के बाद, सन 2000 की बात कर रहे हैं हम, सन 2000 के बाद कोई कंपनी बनी है हमारे इंडिया में और वो 100 करोड़ की वैल्यू हो गई है रुपीज में, या आप बोल सकते हो डॉलर में, बोलो रुपीज में नहीं, 100 करोड़ डॉलर की वैल्यू हो गई है उसकी, तो उसे बोलते हैं यूनिकॉर्न। या फिर बोल सकते हो आप $1 बिलियन, क्योंकि 1 बिलियन में होता है 100 करोड़, तो $1 बिलियन की जिसकी वैल्यू हो गई है और 2000 के बाद बनी है कंपनी, उसे बोलते हैं यूनिकॉर्न। एक कंपनी होती है गजेली, नाम से बोलते हैं गजेली। गजेली क्या होता है? देखो गजेली एक पशु है, ये एनिमल जो देख रहे हो उसके नाम पे ये उसको बोलते हैं। देखो कोई कंपनी ऐसी है, और देखो ये जो है ये तो 2000 के बाद कंपनी बनी है, और गजेली उसको बोलते हैं जो 2 साल के अंदर 500 मिलियन से लेके $1 बिलियन की वैल्यू हो जाए, उस कंपनी को बोलते हैं गजेली। यानी कि ये इनसे भी ज्यादा पावरफुल होती है यूनिकॉर्न से, यानी कि 2 साल में ही उनकी $100 करोड़ की वैल्यू हो गई है। नेक्स्ट एक बोलते हैं चीता। चीता उसे बोलते हैं उस कंपनी को, यानी कि देखो ये ऐसी कंपनी है जो 4 साल में यूनिकॉर्न बन गई है, $100 बिलियन की वैल्यू हो गई है उसकी 4 साल में, उसे बोलते हैं चीता। जो हुरुन है, हुरुन देखो एक रिसर्च एजेंसी है, रिसर्च या मीडिया इन्वेस्टमेंट बिजनेस बोल सकते हो। ये हुरुन रीच लिस्ट जारी करती है, रैंकिंग देती है वेल्थिएस्ट इंडिविजुअल है जो चाइना में, और चाइना की है ये हुरुन। तो यही था हुरुन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इमिक प्लाज्मा वेव, ये प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक में। देखो कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अभी आइडेंटिफाई किया है ये प्लाज्मा वेव के टाइप है। एक प्लाज्मा वेव, प्लाज्मा क्या होता है? देखो प्लाज्मा क्या होता है? एक मैटर ही है, पदार्थ है। इसी प्लाज्मा वेव को बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन, इमिक शॉर्टकट में। ये कहाँ पे खोजा है? एक रिसर्च स्टेशन बना हुआ है इंडिया का अंटार्कटिका में, जिसका नाम है मैत्री। अंटार्कटिका आप जानते हो, देखो ये अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन बनाए हुए हैं। यहाँ पे मान लो कोई बिल्डिंग बना दी, वहाँ पे साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं, उसका नाम है मैत्री। तो यहाँ पे पाया गया है ये एमिक प्लाज्मा वेव। वेव मतलब लहर, लहरें हैं कुछ प्लाज्मा की, उनका नाम दे दिया एमिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन। तो ये प्लाज्मा क्या होता है पहले इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। वैसे बहुत बार पढ़ चुके हैं प्लाज्मा को, मैटर जब हमने पढ़ा था, मैटर का लेक्चर पढ़ा हुआ है आपका साइंस एंड टेक के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे डिटेल में देख सकते हो आप। प्लाज्मा देखो एक मैटर है। मैटर क्या होता है? पदार्थ कोई भी जिसे हम छू के देख सकते हैं और जिसके अंदर भार हो, जैसे आदमी है, पेन है, टेबल है, ये सब क्या मैटर है, छू के देख सकते हैं और भार भी है, उनमें वजन है। तो प्लाज्मा भी एक मैटर है। जैसे सॉलिड हो सकता है मैटर, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और प्लाज्मा भी हो सकता है। तो ये प्लाज्मा इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल से बनता है, जिसमें आयन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लाज्मा कहाँ पे देखा जा सकता है? जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, फ्लेम में, आग में देखा जा सकता है। लाइटनिंग में, जो बिजली पड़ती है ना बारिश के दौरान, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पे देखा जा सकता है। सन में भी देखा जा सकता है प्लाज्मा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन जो है एमिक वेव्स, ये क्या है? देखो प्लाज्मा का ही टाइप है। एक अर्थ के मैग्नेटिक स्फीयर है जो उससे जनरेट होती है, और अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर क्या है? देखो अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है। आपने चुंबक देखी होगी, मैग्नेट, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया तक कुछ लोहे का, आयरन की जिसमें प्रॉपर्टी होती है, ऐसे पदार्थ को चिपका लेती है अपने अंदर, अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ। तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की। अर्थ के कोर में बहुत सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की मेटल पाई जाती हैं, तो उनकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे अर्थ है, अर्थ के चारों ओर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है।
चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं हिंदी में। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अर्थ का जो स्पेस है प्रभावित होता है, उसी एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक्स, अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर। तो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में ये जो वेव हैं ये रेजोनेट करती हैं चार्ज पार्टिकल के साथ, पर्टिकुलरली आयन के साथ, और मैग्नेटोस्फीयर में ये ट्रैप हो जाती हैं, फंस के रह जाती हैं। और जो भी यहाँ पे आयन्स होते हैं चार्ज पार्टिकल, उनमें एक मोशन हो जाती है, साइक्लिक मोशन, इनकी वजह से, जो एमिक वेव्स है। अच्छा, एमिक वेव्स की चलो स्टडी की है ये, इसकी फायदा क्या होगा, इससे सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, इस स्टडी से हम क्या एनर्जेटिक पार्टिकल है उनको समझ सकेंगे। एनर्जेटिक पार्टिकल का प्रभाव क्या पड़ता है हमारे एटमॉस्फेयर पे। एनर्जेटिक पार्टिकल जैसे किलर इलेक्ट्रॉन्स, किलर इलेक्ट्रॉन रेडिएशन बेल्ट में पाए जाते हैं, अर्थ की जो रेडिएशन बेल्ट है। किलर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को किलर इलेक्ट्रॉन, जिनकी स्पीड लाइट के बराबर है। जो प्रकाश है, प्रकाश की किरण जिस स्पीड से चलती हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, तो उन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं किलर इलेक्ट्रॉन। अर्थ की जो रेडिएशन बेल्ट है उसमें ये देखे जा सकते हैं। अब जान लेते हैं इंडिया के जो रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं अंटार्कटिका में और आर्कटिक में। इंडिया के जो अंटार्कटिक मिशन है, जो अंटार्कटिक की बात कर रहे हैं अभी हम, इसकी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में, अंटार्कटिका महाद्वीप में। देखो, एक अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम है 1983 का। इंडिया ने इस ट्रीटी को स्वीकार किया है, साइन किया है इस पे। एक दक्षिण गंगोत्री 1984 में स्टेशन बनाया है ये। तो याद रखना है, ऐसे पूछ लेता है कभी कभी मैच द फॉलोइंग में, पीसीएस के एग्जाम में भी, मतलब स्टेट का जो एग्जाम होता है उसमें भी, यूपीएससी में भी, और छोटे मोटे एग्जाम में भी, कि अंटार्कटिका में कौन कौन से स्टेशन बने हुए हैं। दक्षिण गंगोत्री नाम से है एक मैत्री नाम से 1989 में बनाया है। और देखो, ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ सकता है कि पहले कौन सा बना। 1984 में दक्षिण गंगोत्री बना, फिर मैत्री 1989 में बना, 2015 में फिर भारती बना। ये भारतीय भी रिसेंटली बनाया 2015 में। और देखो, एक वेसल है सागर निधि नाम से 2008 में। वेसल का मतलब ये समझ लो एक नाव, बोट की तरह का एक वेसल होता है, पानी में तैरता रहता है, जिसका नाम है सागर निधि। आर्कटिक में, आर्कटिक कहाँ पे रीजन, इधर देख सकते हो आप, ये आर्कटिक रीजन, आर्कटिक में बनाया हुआ है। यहाँ पे जो स्वालबार्ड रीजन है ना, ये देखो यहाँ पे, ये नॉर्वे कंट्री है, नॉर्वे का ये स्वालबार्ड रीजन है। यहाँ पे बनाया हुआ हमने रिसर्च स्टेशन, आर्कटिक का मिशन है ये इंडिया का, हिमाद्री नाम से 2007 में बनाया था ये कहाँ पे, आर्कटिक में। और इंडिया देखो आर्कटिक काउंसिल है, उसका ऑब्जर्वर मेंबर भी है। आर्कटिक काउंसिल इन कंट्रीज ने बना रखी है जो आर्कटिक, जो एरिया आर्कटिक ओशन है इसके आसपास आते हैं, जैसे ये कनाडा, यूएस, ये नॉर्वे, ये रसिया, ये इसके मेंबर हैं आर्कटिक काउंसिल के। तो यही टॉपिक थे। एक टॉपिक देखो रिसेंटली न्यूज में था, क्योंकि देखो वेस्ट बंगाल में 4 फॉरेस्ट एरिया है जिनको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। तो देखो, कौन डिक्लेयर करता है इनको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को? कोई भी जंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेरिटेज के लिए, विरासत के लिए, उसको स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलके, लोकल गवर्नमेंट मतलब जहां वो फॉरेस्ट है वहां पे जो विलेज है, गांव है, गांव की पंचायत है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ मिलके कंसल्टेशन करके स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकता है किसी भी फॉरेस्ट को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। अभी बंगाल में 4 बनाई हैं, तो 4 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर बंगाल से हो आप, वेस्ट बंगाल से, और बंगाल पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो वो 4 आप नाम याद रख सकते हो, गूगल पे सर्च कर लेना। यूपीएससी के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूरी है, इंडिया की पहली कौन सी ऐसा फॉरेस्ट है जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई थी, और कब की गई थी? 2007 में इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, जैव विविधता विरासत या जैव विविधता हेरिटेज स्थल बोल सकते हो हिंदी में। तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट 2007 में इंडिया की पहली डिक्लेयर की गई थी, और नाम था, मतलब अभी भी है, नाम है नेल्लूर तमारिंड ग्रोव। एक फॉरेस्ट ये नेल्लूर तमारिंड ग्रोव कहाँ पे है? बेंगलुरु में, कर्नाटक में बेंगलुरु में है ये नेल्लूर तमारिंड ग्रोव। ये इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट 2007 में डिक्लेयर किया गया था। तो यही टॉपिक थे आज के।